सर गंगाराम के आबाओ अजदाद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर से था, मगर 19वीं सदी की चौथी दहाई के लगभग वो सतलज पार करके सूबा पंजाब में आबाद हो गए थे, जहां सिखों की हुकूमत थी। मगर बहुत जल्द अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए कदम इस सूबे तक भी आ पहुंचे और ये सूबा भी अंग्रेज़ों की तसल्लुत में आ गया। इस खानदान के एक फर्द दौलत राम ने नए माहौल में किस्मत आजमाई का फैसला किया और अपनी पुरवकार शख्सियत और तालीम की बदौलत पुलिस के महकमे में जूनियर इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज हो गया। दौलत राम ने शादी कर ली और मंगटानवाला में आबाद हो गया। ये एक अहम मकाम था और यहाँ तैनाती कामयाबी का जीना समझी जाती थी। इसी दौरान दौलत राम की मुलाकात एक साधु से हुई। दौलत राम को उसकी शख्सियत में बड़ी कशिश नजर आई और साधु ने इसे दुआ दी कि वाह गुरु तुम्हें एक बेटा अता करेगा, और वो अपने दौर में वही कुछ करके दिखाए तो जो विक्रमादित्य ने अपने दौर में किया था। 1851 का सन था और तारीख थी 13 अप्रैल, जब उसके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। इस दिन सिखों में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। दौलत राम ने अपने बेटे का नाम गंगाराम रखा। कुछ अरसे बाद एक पुलिस मुकाबले में दौलत राम ने कुछ डाकुओं को गिरफ्तार किया। डाकुओं के साथियों ने दौलत राम को धमकी दी कि अगर उसने गिरफ्तार शुदगान को रहा न किया तो वो इसे बीवी बच्चे समेत कत्ल कर देंगे। दौलत राम ने फैसला किया कि अब उसे मंगटानवाला छोड़ देना चाहिए, चुनांचे रातों रात अपने बीवी और बच्चे के साथ अमृतसर पहुंच गया। अमृतसर में दौलत राम को दोबारा मुलाजमत मिल गई। गंगाराम को स्कूल में दाखिल कर दिया गया, जहां उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। दौलत राम ने फैसला किया कि गंगाराम को आला तालीम के लिए लाहौर भेज दिया जाए, जहां नया कायम होने वाला गवर्नमेंट कॉलेज तालीम के शोबे में शोहरत हासिल कर रहा था। 1869 में गंगाराम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का तालिब इल्म बन गया। इसी दौरान चंद ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने गंगाराम की सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया। एक वाक़या तो ये बयान किया जाता है कि वो एक दिन एक कुनवे में गिर पड़े। इत्तेफाकना किसी शख्स ने उन्हें कुनवे में गिरता हुआ देख लिया और यूं उन्हें बचा लिया गया। गंगाराम ने इस हादसे को इल्हामी इशारे से ताबीर किया और उनके जहन में यह ख्याल को निदा कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए बचाया गया है और उन्हें दुनिया में कोई अहम काम सर अंजाम देना। दूसरा वाक़या यह हुआ कि वो एक दिन अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए इसके दफ्तर गए। उनके ये रिश्तेदार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाहौर के दफ्तर में मुलाजिम थे। गंगाराम थोड़ी देर तो फर्श पर बैठे अपने रिश्तेदार का इंतजार करते रहे, फिर फर्श को सख्त करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी पर जा बैठे। गंगाराम के रिश्तेदार दफ्तर में दाखिल हुए तो गंगाराम को अपनी कुर्सी पर बैठा देखकर उस पर सख्त खफा हुए और इसे कुर्सी खाली करने का हुक्म दिया। गंगाराम ने अहद किया और गुरु से मुखातिब हैकर कहा कि अब इस कुर्सी के लिए क्यों इतने परेशान हैं, मैं एक दिन इस कुर्सी को संभालूंगा और इस कुर्सी पर अपने हक को साबित करूंगा। ना जाने ये कबूलियत की कौन सी घड़ी थी कि बाद में गंगाराम 12 साल तक मुसलसल इस कुर्सी पर बैठे। गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर करने के बाद गंगाराम रोड़की चले गए, जहां उन्हें 50 रुपये माहाना वजीफे के साथ हिंदुस्तान के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने गंगाराम को गैर मामूली तौर पर ज़हीन तालिब इल्म करार दिया और उनकी हमेशा हौसला अफजाई की। 1873 में गंगाराम ने गोल्ड मेडल के साथ इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया और लाहौर में असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हैकर लाहौर चले आए। अब इनकी तनख्वाह 150 रुपये माहाना थी। उनकी पोस्टिंग पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होती रही। इन शहरों में गुरदासपुर, अमृतसर और डेरा गाजी खान के नाम शामिल हैं। डेरा गाजी खान में गंगाराम की मुलाकात जिला के डिप्टी कमिश्नर सर रॉबर्ट सैंडमैन से हुई, जो बहुत जल्द गंगाराम की सलाहियतों के मोतरिफ बन गए। सर रॉबर्ट सैंडमैन ने गंगाराम को इंजीनियरिंग के शोबे के अलावा दीगर खिदमात के लिए भी मौजूद व मुनासिब जाना और उन्हें वाटर वर्क्स और ड्रेनेज के शोबे में तरबियत हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया। वतन वापसी पर हुकूमत हिंद ने गंगाराम को पेशावर में पानी की फराहमी व निकासी के मंसूबों की जिम्मेदारी सौंप दी। बाद अज़ां उन्हें अम्बाला, करनाल और गुजरांवाला में भी ऐसे ही मंसूबों की तकमील के मौके मिले।
2 ही बरस बाद वो लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिए गए। ये वही ओहदा था जिसकी कुर्सी पर बैठने पर उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें बुरा भला कहा था। अब गंगाराम की जिंदगी के एक नए दौर का आगाज हुआ। हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती की वजह से सर गंगाराम ने एक जानिब लाहौर को जदीद नौआबादियाती फन तामीर से मुतारफ करवाया और पूरी माल रोड को शानदार इमारतों से भर दिया, जिनकी तफसील पहले बयान की जा चुकी है। बाद अज़ां उन्होंने पंजाब भर में ज़मीन की सैराबी के लिए मुतअद्दिद मंसूबे तैयार किए और हज़ारों एकड़ पर फैली खुश्क ज़मीनें सूना उगलने लगीं। उन्होंने नहर के पानी को बुलंदी तक ले जाने के लिए पहली मर्तबा बिजली से चलने वाली मोटरें इस्तेमाल कीं। गंगाराम के इस मंसूबे की बदौलत 90,000 एकड़ ज़मीन सैराब हुई, जो इस वक्त की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ज़री अराज़ी थी। हुकूमत हिंद ने गंगाराम को राय बहादुर के खिताब से सरफराज किया। उनके कारनामों का सफ़र मज़ीद जारी रहता, मगर 1903 में उन्होंने सरकारी नौकरी से सुबुकदोशी इख्तियार की। वो चंद बरस हुकूमत पटियाला के मुलाजिम रहे, जहां उन्होंने कई फलाही मंसूबे पाया तकमील को पहुंचाए, मगर वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अवाम की फलाह के लिए वक्फ करना चाहते थे। चुनांचे चंद ही बरस बाद वो वापस लाहौर आ गए। अब इनका बेटा सेवक राम भी उनका साथ देने के काबिल हो चुका था। गंगाराम ने अपने ख्वाबों को ताबीर देने के लिए ज़िला लाइलपुर, फैसलाबाद में 500 एकड़ ज़मीन खरीद कर एक गांव आबाद किया, जिसे गंगापुर का नाम दिया गया। गंगापुर में हज़ारों की तादाद में दरख्त लगाए गए। फसलों, सब्जियों और चारा की पैदावार के लिए आबोहुआ के मुताबिक मकामी और गैर मुल्की बीजों के मेयार पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उन्होंने मुतअद्दिद ज़री ममालिक के दौरे किए और अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और कैनेडियन गंदुम एक साथ काश्त करने का तजुर्बा किया गया। सब्जियों और फलों के बीजों की पैवंदकारी से उनकी काश्त में भी इजाफा मुमकिन हुआ और कुछ नए किस्म के फल भी वजूद में आए। इस तजर्बागाह में अफजाइश हैवानात के शोबे में भी निहायत मुफीद नताइज बरामद हुए। गंगापुर हिंदुस्तान का पहला फार्म था जहां पर ज़री मशीनरी इस्तेमाल हुई थी। यहाँ बुआई से ज़मीन की तैयारी और कटाई तक और बागबानी के जदीद तरीकों से आलात तैयार किए जाते थे। ये मकाम करीब तरीन रेलवे स्टेशन से 2 मील दूर था। सर गंगाराम ने इसे रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए 2 फुट चौड़ी पटरी डाली, जिस पर 4 ट्रालियों को एक दूसरे से जोड़कर दरमियाने साइज के घोड़ों के जरिए खींचा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि 100 साल गुजरने के बावजूद ये घोड़ा ट्रेन आज भी ज़ेर इस्तेमाल है। सर गंगाराम बेवा औरतों की दूसरी शादी की ज़रूरत के कायल थे। उस वक्त हिंदुस्तान भर में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बेवा औरतें मौजूद थीं। उन्होंने इस मकासद के लिए एक खैराती ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया और इसे पहले पंजाब विडो री मैरिज एसोसिएशन का नाम दिया, जिसका दायरा बहुत जल्द हिंदुस्तान भर में वसी हो गया और इसे पंजाब के बजाय अल इंडिया विडो री मैरिज एसोसिएशन का नाम दे दिया गया। इस एसोसिएशन के जरिए चंद ही बरस में हज़ारहा बेवाओं की शादियां हुईं और वो असर-ए-नौ जिंदगी गुजारने लगें। जिन बेवा औरतों की शादी ना हो पाती थी, उनकी फलाह के लिए गंगाराम ने विडो होम स्कीम पेश की, जहां उन्हें तरबियत देकर अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल बनाया जाता था। इस तसलसल में उन्होंने लाहौर में एक इंडस्ट्रियल स्कूल भी कायम किया और ये एहतमाम भी किया कि इस इंडस्ट्रियल स्कूल के तहत तैयार होने वाली मसनूआत गंगाराम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इंडस्ट्रियल शॉप के ज़रिए फ़रोख्त की जाएं। यही वो ज़माना था कि जब ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा कि अगर ये मुमकिन होता कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे को दे दे, तो मैं पहला शख्स होता जो अपनी ज़िंदगी के कीमती साल सर गंगाराम को दे देता, ताकि वो तवील उम्र तक जिंदा रहीं और भारत की मजबूर ख्वातीन की फलाह के लिए खिदमात अंजाम देता रहे। 1922 में गंगाराम को सर का खिताब अता हुआ। अगले बरस उन्होंने अपने नाम से एक ट्रस्ट कायम किया, जिसे चलाने और कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़ी रकूम अतिया की और अपनी कई ज़ाती आलीशान इमारतें और जायदाद ट्रस्ट के हवाले की, जिसकी आमदनी से ये ट्रस्ट मुसलसल चलता रहा। 1921 में सर गंगाराम ने लाहौर के वस्त में एक ज़मीन खरीदी थी, जहां उन्होंने एक खैराती डिस्पेंसरी कायम की थी। गंगाराम ट्रस्ट कायम हुआ तो उन्होंने इस डिस्पेंसरी को एक हस्पताल का दर्जा दे दिया, जो सूबे का सबसे बड़ा खैराती हस्पताल बन गया।
اب بھی اسے میو ہسپتال کے بعد لاہور کا سب سے بڑا ہسپتال تصور کیا جاتا ہے۔ اس ہسپتال کے زیر اہتمام لڑکیوں کا ایک میڈیکل کالج بھی قائم کیا گیا جو قیام پاکستان کے بعد فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے قالب میں ڈھل گیا۔ سر گنگا رام نوجوانوں کے لیے تجارت کو بہت اہم تصور کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کامرس کالج کا منصوبہ پیش کیا۔ جب یہ منصوبہ حکومت تک پہنچا تو اس نے یہ کہہ کر جان چھڑانی چاہی کہ منصوبہ تو بہت اچھا ہے مگر ہمارے پاس اس کے لیے زمین اور عمارت موجود نہیں۔ گنگا رام اسی جواب کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنا ایک گھر اس مقصد کے لیے پیش کر دیا جہاں آج ہیلے کالج آف کامرس موجود ہے۔ 1925 میں سر گنگا رام نے دیوان کھیم چند کی مدد سے ماڈل ٹاؤن لاہور کی رہائشی سکیم کی بنیاد ڈالی جو اس وقت بھی لاہور کی بہترین رہائشی کالونی سمجھی جاتی۔ اسی برس وہ امپیریل بینک آف انڈیا کے گورنر کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ 1927 میں سر گنگا رام رائے ایگریکلچرل کمیشن کے ممبر کے طور پر انگلستان گئے ہوئے تھے جہاں دن رات کام کرنے کی وجہ سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی اور بالآخر 10 جولائی 1927 کو لندن ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی آخری رسومات لندن ہی میں ادا کی گئیں۔ گنگا رام کی راکھ ہندوستان لائی گئی جہاں آدھی راکھ دریائے گنگا میں بہا دی گئی اور باقی آدھی راکھ لاہور میں راوی روڈ پر معذور مردوں اور عمر رسیدہ عورتوں کے لیے قائم کیے گئے شرموہے کے درمیان ایک میدان میں دفن کر دی گئی جہاں سنگ مرمر کی ایک سمادھی تعمیر کی گئی۔ یہ سمادھی آج بھی موجود ہے اور اہل لاہور کو گنگا رام کی یاد دلاتی ہے۔ ادھر 1951 میں بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں سر گنگا رام کی یاد میں ایک ہسپتال کا قیام عمل میں آیا جس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے رکھا۔ یہ ہسپتال سر گنگا رام کے داماد دھرم ویر کی خواہش پر قائم کیا گیا تھا جو جواہر لال نہرو کے کیبنٹ سیکریٹری تھے۔ اس ہسپتال کا افتتاح 13 اپریل 1954 کو دھرم ویر نے کیا۔ دھرم ویر بعد میں پنجاب، ہریانہ، مغربی بنگال اور کرناٹک کے گورنر کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ 1970 میں یہ ہسپتال فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے بندش کے قریب پہنچ گیا۔ 1980 میں دہلی کے معروف سرجن ڈاکٹر کے سی مہاجن کی کوششوں سے یہ ہسپتال دوبارہ فعال ہو گیا۔ اردو کے ممتاز ادیب مستنصر حسین تارڑ نے اپنی کتاب لاہور آوارگی میں گنگا رام کے بارے میں ایک تفصیلی باب فادر آف لاہور کے نام سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج کا لاہور اسی ایک شخص کی ناقابل یقین کوششوں سے وجود میں آیا۔ گنگا رام اپنے کارناموں اور دنیاوی بھلائی کے حوالے سے ایک داستانوی کردار لگتا ہے۔ ان کی موت پر گورنر پنجاب نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک بہادر ہیرو کی مانند ہمیشہ ہر شے کو تسخیر کر لیتا تھا اور ایک سینٹ صوفی کی مانند اپنی دولت لوگوں میں بانٹ دیتا تھا۔